नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क की रखेंगे आधारशिला। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का भी करेंगे शुभारंभ। महिला स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की मजबूती की दिशा में ऐतिहासिक कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। सशस्त्र बलों से युद्ध की पारंपरिक अवधारणाओं से आगे बढ़कर सोचने का किया आह्वान। कहा, सूचना, जैविक व वैचारिक युद्ध से निपटने को रहें सतर्क और तैयार। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत ने बड़ी छलांग लगाई। साल 2015 में 81वें स्थान पर रहा भारत, अब 38वें स्थान पर पहुंचा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, नव प्रवर्तकों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों और युवा प्रतिभाओं ने विकसित भारत की दिशा में प्रगति को दी नई गति। वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार अधिकार यात्रा को लेकर एनडीए ने साधा विपक्ष पर निशाना। कहा, तेजस्वी यादव चल रहे हैं साख बचाने की सियासी का दांव। यात्रा को बताया महागठबंधन की आपसी कलह का नतीजा। और भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा। व्यापारिक संबंधों को बेहतर करने को लेकर प्रयास तेज। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश को पीएम मित्र पार्क की सौगात देने जा रहे हैं। ये देश के 7 पीएम मित्र पार्क में से पहला पार्क होगा जहां शीघ्र कार्य प्रारंभ हो रहा है। मध्य प्रदेश के धार जिले सहित मालवा निमाड़ अंचल के कपास उत्पादक किसानों के जीवन में पीएम मित्र पार्क निर्णायक परिवर्तन लाने का माध्यम बनेगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ भी करेंगे, जो अब तक देश में महिलाओं, बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान है। सितंबर को अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के धार में होंगे। प्रधानमंत्री धार में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। 2150 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली यह औद्योगिक टाउनशिप विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगी। इससे क्षेत्र के कपास उत्पादकों को विशेष रूप से अत्यंत लाभ होगा और रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे। मध्य प्रदेश की धरती में फिर एक बार आकर के हमारे अपने प्रदेश के विकास के नए कीर्तिमान का और ये सेवा के पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। साथ साथ कॉटन उद्योग के लिए, खासकर कॉटन की हमारी राजधानी बने, इस तरह से कपास उत्पादक किसानों की दृष्टि से 6 लाख से ज़्यादा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम हमारा धार जिले में होने वाला है। धार में पीएम मित्र पार्क की स्थापना से कपास किसानों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। जैसे देश में 7 में एक मित्र पार्क हुए हैं और उसमें से एक ट्राइबल जिले को चुना, वो भी धार को, और यहाँ की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या ट्राइबल है, तो हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए बड़ी सौगात है। धार की धरती से पीएम महिलाओं के कल्याण से जुड़े कई बड़े प्रयासों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन स्वास्थ्य शिविर लगेंगे। अभियान के अंतर्गत 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। ये देश में महिलाओं, बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान है। साथ ही देशव्यापी रक्तदान अभियान भी चलाए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य हमारे जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करना और जागरूकता फैलाना कि महिला स्वयं अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदारी रखे, कैसे वो अपना स्वस्थ आहार रखें, कैसे किसी जटिलता आने पर अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और स्वयं अपने आहार के जरिए, स्क्रीनिंग के जरिए, एक एक्टिव लाइफस्टाइल के जरिए हर विमेन हेल्दी हो सके। पीएम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खातों में धनराशि ट्रांसफर करेंगे।
इससे देश की लगभग 10 लाख महिलाओं को लाभ होगा। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पीएम सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ करेंगे। पीएम राज्य के लिए 1 करोड़वां सिकल सेल स्क्रीनिंग और परामर्श कार्ड भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए आदि सेवा पर्व का शुभारंभ करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। तो यहाँ के क्षेत्र के लिए सर ये बहुत सुअवसर है कि इतना बड़ा पार्क बनने से उनकी अपनी जीविका के लिए सर एक रोजगार का माध्यम मिलेगा। किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। यहाँ अधिकतर लोग कपास की खेती करते हैं और अधिक उत्पादन करके अधिक वही कंपनी में देंगे तो उनको मुनाफा होगा, फायदा होगा। ये दूसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश में होंगे। 3 साल पहले 17 सितंबर को ही मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़कर उन्होंने देश के चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मित्र पार्क का न सिर्फ भूमि पूजन करने जा रहे हैं बल्कि महिला को स्वस्थ जीवन का अधिकार मिले इसकी तरफ भी एक कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, धार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सशस्त्र बलों से युद्ध की पारंपरिक अवधारणाओं से आगे बढ़कर सोचने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेनाओं को सूचना, जैविक और इकोलॉजिकल जैसे अदृश्य और गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि आज के युद्धों की अवधि का अनुमान लगाना मुश्किल है, इसलिए हमारी तैयारी हर स्थिति के लिए होनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस यानी कि तालमेल को बेहद जरूरी बताया। उन्होंने आत्मनिर्भरता को देश की सामरिक स्वायत्तता की कुंजी बताते हुए रक्षा क्षेत्र में इनोवेशन पर भी जोर दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि शक्ति, रणनीति और आत्मनिर्भरता 3 स्तंभ हैं जो भारत को 21वीं सदी में आवश्यक शक्ति प्रदान करेंगे। भारत के रक्षा क्षेत्र को आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का सम्मिश्रण बताते हुए रक्षा मंत्री ने कमांडर्स से सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप सुदर्शन चक्र के निर्माण का प्रयास करने का आह्वान किया। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि युद्ध की प्रकृति निरंतर बदल रही है और हाल के वैश्विक संघर्षों ने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली सेना की प्रासंगिकता को रेखांकित किया है। और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ाने पर भी विशेष बल दिया गया। आपको बता दें कि इनोवेशन के लिए इंडस्ट्री और अकादमिक जगत से जुड़ाव इसके माध्यम से बढ़ेगा, ये प्रयास है और यही कहना था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नशे के खिलाफ देश में जारी अभियान को मोदी सरकार और तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिसका फायदा देश को नशा मुक्त करने में मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज ड्रग्स विनिष्टीकरण पखवाड़ा का शुभारंभ किया तो राज्य स्तरीय एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुख को संबोधित भी किया। अमित शाह ने सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल से इस दिशा में हासिल की गई उपलब्धियों के आंकड़ों को देश के सामने रखा तो 2047 तक के विकसित भारत के लिए नशे के खिलाफ इस लड़ाई को और तेज करने में आम लोगों से सहयोग की अपील की। देश भर में ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की ओर कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार एक और बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स विनिष्टीकरण पखवाड़ा का शुभारंभ किया। इस मौके पर द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन राज्य स्तरीय एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों को संबोधित किया। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ANTF प्रमुखों के साथ साथ अन्य सरकारी विभागों के हितधारक भाग ले रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारी लड़ाई अब ड्रग्स के व्यापार को कम करने की जगह जड़ से खत्म करने पर है। सबको इस लड़ाई में अपनी भागीदारी देनी चाहिए। मित्रों, नशा मुक्त भारत अभियान लगभग 372 जिलों में चल रहा है। 10 करोड़ लोग और 3 लाख शैक्षिक संस्थान इसके साथ जुड़े हैं। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये पर्याप्त नहीं है। ये हर जिले में चलना चाहिए और हर शैक्षिक संस्थान पर हमारी पहुंच होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश से ड्रग्स के खतरे को मिटाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने ANTF प्रमुखों के सम्मेलन में कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं को नशे से बचाना जरूरी है।
गृह मंत्री ने ड्रग्स के 3 स्तर के कार्टेल पर कड़ा प्रहार करने, विदेशी तस्करों को प्रत्यर्पित करने और जब्त ड्रग्स को नष्ट करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम के मौके पर एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की गई। 2004 से 13 तक जब्त ड्रग्स की मात्रा देश में 26 लाख किलो थी और 14 से 25 तक 26 लाख से बढ़कर 1 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा ड्रग हमने पकड़ी है। ये बताता है कि हम प्रयास करते हैं तो सफल मिलता है। 4 गुना बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक विकसित और महान राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस सपने को पूरा करने के लिए देश का सुरक्षित होना जरूरी है और सुरक्षा तभी संभव है जब युवा पीढ़ी को ड्रग्स के खतरे से बचाया जाए। इस अभियान के तहत जब्त की गई नशीली दवाओं को वैज्ञानिक ढंग से नष्ट करने का कार्यक्रम है। इस अवसर पर 4,794 करोड़ रुपए मूल्य की नशीली दवाओं को सार्वजनिक रूप से नष्ट किया जाएगा। इससे न केवल देश भर में तस्करों के नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगेगा, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रखने का एक मजबूत संदेश भी जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस साझेदारी के तहत व्यापार, निवेश, नवाचार, ऊर्जा, जल प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और शीघ्र शांति व स्थिरता की बहाली के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। मेटे फ्रेडरिक्सन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र निष्कर्ष और 2026 में भारत द्वारा आयोजित होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट की सफलता के लिए डेनमार्क के मजबूत समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने अपनी हरित रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता के लिए डेनमार्क को शुभकामनाएं दी। यूक्रेन में संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने में हमारी साझा रुचि पर भी चर्चा हुई। अपने भारत दौरे के आखिरी दिन मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों सहित साझा इतिहास, भाषा, संस्कृति और मूल्यों पर विस्तार से बातचीत की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की तो राजघाट जाकर महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने देश के कई शहरों में यात्राएं की तो कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने शिष्टमंडल स्तर की वार्ता वाराणसी में की थी। भारत यात्रा पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच साझा इतिहास, भाषा, संस्कृति और मूल्यों पर आधारित संबंधों को लेकर सहमति जताई। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री रामगुलाम के व्यापक नेतृत्व अनुभव से भारत मॉरिशस के दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंध आने वाले समय में और भी मजबूत होंगे। वहीं इससे पहले मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात की। वहीं बीते लगभग एक हफ्ते में कई जगहों का दौरा करने के बाद नवीन चंद्र रामगुलाम मंगलवार को संसद भवन पहुंचे और वहां का अवलोकन किया। अपनी आधिकारिक यात्रा के आखिरी दिन मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि भी अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा को जाने पहल के तहत नई दिल्ली में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्रन रामगुलम से मुलाकात की। उन्होंने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा की। उन्होंने लिखा कि चर्चा के दौरान पार्टी से पार्टी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। मैंने हमारी पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक संरचना और भारत की प्रगति में उसके योगदान से जुड़ी जानकारियां साझा की। हमने स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। आगे भी निरंतर सहयोग और आपसी प्रगति की आशा है। बिहार इन दिनों सियासत का बड़ा केंद्र बना हुआ है। बीते दिनों राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के द्वारा कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया था और अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा पर निकले हैं। महागठबंधन के दोनों नेताओं की अपनी अपनी यात्राओं को लेकर आपसी तालमेल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा सहित एनडीए नेताओं ने कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही खींचतान की बात कही है, तो बीते लंबे समय से दोनों दलों के नेताओं के विरोधाभासी बयानों को लेकर भी संशय बना हुआ है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधानसभा की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं। वहीं हाल में ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ यात्रा निकालने के तुरंत बाद ही तेजस्वी के अलग यात्रा निकालने के पीछे कई अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे और सीएम फेस पर पेंच फंसा हुआ है। वहीं तेजस्वी की इस यात्रा को लेकर भाजपा हमलावर है। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं। तेजस्वी यादव को पहले वोट अधिकार यात्रा के नाम पर साथ घुमाना और उसके बाद तेजस्वी यादव को धोखा देना, तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा नहीं करना, इसके बाद तेजस्वी यादव के द्वारा स्वयं यात्रा पर निकल जाना। बिहार की जनता अच्छे से जानती है कि इन दोनों ही दलों ने बिहार को किस प्रकार से लूटा है। जनता के बीच में घूमे होते, संघर्ष किया होता, सड़क पर निकले होते तो आज यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यात्रा करना एक उद्देश्य के लिए होता है। आप तो निजी महत्वाकांक्षा के लिए अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यात्रा निकालें। तेजस्वी यादव की यात्रा से बिहार की राजनीति में महागठबंधन के अंदर चल रही कलह को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां आरजेडी नेता इस तरह के किसी संशय से इनकार करते दिखे तो वहीं सत्ता पक्ष इस मामले में विपक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है। हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है और बिहार की मालिक जनता जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार बदलाव चाहते हैं। आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाके पूछिए, सर्वे कराइए कि किसे वो देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा। राजनीति में पॉलिटिकल ड्राइवर बनने के बावजूद तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने नेता नहीं घोषित किया, तो राजनीतिक तनाव में चूंकि राहुल गांधी जी के सामने ये राजनीति में बौना साबित हो गए, तो बेचैनी में तड़प करके इन्होंने यात्रा निकालने का निर्णय लिया। महागठबंधन के अन्य नेताओं के साथ वोटर अधिकार यात्रा में निकलने वाले तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को महागठबंधन में अपनी पकड़ मजबूत करने का रास्ता माना जा रहा है। मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं इस बीच बिहार सरकार ने राज्य के छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने घोषणा की है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलने वाली राशि पर ब्याज नहीं लगेगा। राज्य सरकार पहले सामान्य अभ्यर्थियों से 4% का ब्याज लेती थी, जबकि महिलाओं और दिव्यांग को केवल 1% ब्याज देना पड़ता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्रों को इसके साथ एक और बड़ी राहत दी है। पहले 2 लाख तक के लोन को चुकाने के लिए 60 महीने यानी कि 5 साल का समय दिया जाता था। इसे बढ़ाकर अब 84 महीना यानी कि 7 साल कर दिया गया है। वहीं 2 लाख से ज्यादा की राशि को चुकाने के वक्त को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। बिहार भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का नाम चलो जीते हैं अभियान
दिया गया है। इस अभियान की शुरुआत पटना के गांधी मैदान से की गई, जिसमें दर्जनों की संख्या में LED स्क्रीन लगे हुए रथ रवाना किए गए। इन रथों के माध्यम से भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन संघर्ष को बिहार के जन जन तक पहुंचाएगी। रथ में लगे LED स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन संघर्ष पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। करीब 50,000 जगहों पर इन रथों के माध्यम से प्रधानमंत्री के जीवन से संबंधित जानकारी दी जाएगी। चलो जीते, ये जो हमारा LED वैन पूरे प्रदेश में घूमेगा, ये प्रेरणा देगा किस तरह गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और किस तरह गरीब जीवन में अपने जीवन का यापन करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे कष्ट सहा और अपने जीवन को इस भारत के कल्याण के लिए लगाने का काम किया। हमारे गांव के गरीब गुरुआ और उस गांव में जाकर के दिखाया जाएगा कि जीने का तरीका जो है नरेंद्र मोदी जी के जीवनी के देख करके आगे बढ़ने का एक रास्ता प्रशस्त होगा। मित्रों, मोदी जी का एक ही सोच है कि हर घर तक मूलभूत सुविधा पहुंचे। कि हम 243 रथ वाहनों के साथ इसमें LED भी लगा है। हम बिहार के 50,000 से भी ज्यादा स्थानों पर चलो जीते हैं फिर जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बचपन पर आधारित लघु फिल्म है। माननीय प्रधानमंत्री जी के बचपन के जीवन पर बनी यह लघु फिल्म एक फिल्म ही नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी के बचपन के जीवन का हकीकत है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को लेकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर पहुंच गया है, जो 2015 में 81वें स्थान से एक बड़ी छलांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवाचार दृष्टि से प्रेरित यह प्रगति हमारे ज्ञान, सृजन और सतत विकास के प्रति अटूट संकल्प को दर्शाती है। हमारे नव प्रवर्तकों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों और युवा प्रतिभाओं को हार्दिक बधाई, जिन्होंने विकसित भारत और वैश्विक नेतृत्व की हमारी यात्रा को गति दी है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बैठक की जानकारी साझा की। बयान के मुताबिक इस दौरान भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा हुई। बैठक में भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को बेहतर करने को लेकर प्रयास तेज करने को लेकर भी सहमति बनी। साथ ही एक पारस्परिक लाभकारी समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने को लेकर भी सहमति बनी है। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु में ब्रिटिश सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी कंपनी ARM के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा, वर्तमान परिदृश्य और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत ने एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है। उन्होंने बताया कि भारत की पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप सफलतापूर्वक तैयार कर ली गई है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत किया गया। सेमिकॉन इंडिया 2025 के मौके पर छात्रों द्वारा डिजाइन और निर्मित 20 चिप्स का भी प्रदर्शन किया गया, जो देश की बढ़ती तकनीकी प्रतिभा को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत अब एक प्रोडक्ट नेशन बनने की मिशन पर है, जिसका लक्ष्य वैश्विक सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद और महत्वपूर्ण भागीदार बनना है। 28 chipsets designed by students have been taped out. Which country can claim a talent development program? Good progress as the first beginning steps, but
our mission is to design the semiconductors, manufacture semiconductors, manufacture the equipments which manufacture semiconductors, and manufacture the materials which go into manufacturing semiconductors. It's a very, very long vision, good vision, very deep vision, very comprehensive thinking, and our Prime Minister has given us a very clear mandate. राजधानी दिल्ली में मंगलवार को हिंदी विवेक मासिक पत्रिका द्वारा प्रकाशित दीप स्तंभ ग्रंथ का विमोचन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रचार टोली के सदस्य मुकुल कानिटकर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को गलत प्रकार से प्रचारित किया गया है। गडकरी ने कहा कि संघ ने हमेशा से धर्म जाति के भेद के ऊपर राष्ट्र निर्माण की बात की है। हिंदुत्व, धर्म, विशेष रूप से इसको बहुत गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया और स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय विचारों का संबंध हिंदुत्व से है और हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है। यह बात को लेकर संघ ने विशेष रूप से हिंदुत्व के आधार पर जो विचारधारा देश के अनेक कार्यकर्ताओं के मन में प्रज्वलित की, उसके कारण एक सामर्थ्यशाली, समृद्ध, संपन्न राष्ट्र के निर्माण करने की प्रेरणा लाखों करोड़ों लोगों को मिली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में फेथ एंड फ्यूचर इंटीग्रेटिंग एआई विद स्पिरिचुअलिटी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सदैव मानवता की सेवा करनी चाहिए और इसे मानव को नियंत्रित करने का साधन नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एआई आध्यात्मिक ज्ञान और नैतिक उत्तरदायित्व पर आधारित हो, तभी इससे समाज की भलाई हो सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की कि इस सम्मेलन से आध्यात्मिकता और आधुनिक तकनीकी प्रगति के बीच एक सार्थक वैश्विक संवाद की शुरुआत होगी, जिससे मानवता के लिए अधिक करुणामय और नीतिपरक भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। इस अवसर पर हरिद्वार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। दुनिया की नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और एआई के साथ आध्यात्मिक मूल्यों के साथ एआई का समावेशन किस तरीके से हम दुनिया के अंदर अगर भारत की संस्कृति, ज्ञान, परंपरा को अगर दुनिया में पहुंचा सकते हैं तो उसमें एआई का महत्वपूर्ण उपयोग है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को उसके पिछले कार्यकाल में सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाने वाले मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और साथ ही पूरे प्रकरण पर पूर्ण विराम लगा दिया है। दरअसल साल 2020 में राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में ऑडियो टेप आने के बाद कांग्रेस और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तब गजेंद्र सिंह शेखावत पर लगातार आक्रामक रहे थे, जो केंद्रीय मंत्री पर प्रदेश की सरकार गिराने का आरोप लगा रहे थे, जिसमें अब एसीबी द्वारा कोर्ट में पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है। यानी जो कुछ आरोप लगे थे उसमें कुछ भी साबित नहीं हो सका है। उल्लेखनीय है कि 2020 में गहलोत सरकार के खिलाफ उनकी ही पार्टी में विरोध हुआ था। वहीं तत्कालीन सरकार ने विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर मामले दर्ज किए थे और गिरफ्तारियां भी हुई थी। आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि झूठ को खड़ा किया जा सकता है, कुछ देर चलाया जा सकता है, लेकिन उसे दौड़ाया नहीं जा सकता। जिस तरह से मुझे इस कालीक से कोर्ट से मुक्ति मिली थी, अब इसमें फंसे 2 अन्य को भी राहत मिली है। उस 5 साल के कालखंड में अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी पार्टी में जो आंतरिक विद्रोह था उसको दबाने और कुचलने के लिए, अपनी सरकार की विफलताओं से लोगों की दृष्टि हटाने के लिए पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों का किस बर्बरता के साथ में दुरुपयोग किया था, किस तरह से दमन किया गया था,
लोगों पर झूठी कार्रवाइयां की गई थी। न्यायालय ने जिस व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा था, जिस तरह से मुझे इस तरह के जो है लांछनों से मुक्ति दी थी, उस कालिक को साफ करके पाक साफ बाहर निकाला था, एक बार फिर भरत मालानी जी और अशोक सिंह जी को भी उसी तरह से पाक साफ माना। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से धर्मपुर और आसपास के क्षेत्रों को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर स्थिति की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, नुकसान की तस्वीरें वाकई बेहद भयावह हैं, जिन्हें देखकर दिल व्यथित हो उठता है। धर्मपुर बस अड्डा बुरी तरह प्रभावित हुआ है और कई बसें भी इस आपदा की चपेट में आई हैं। साथ ही बस अड्डे के पास की दुकानें, लोगों के घरों और सरकारी भवनों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। इस कठिन घड़ी में हम सब मिलकर राहत और पुनर्निर्माण के प्रयासों में जुटे हैं। उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि प्रभावितों को शीघ्र राहत एवं पुनर्वास सहायता प्रदान की जाए। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक्स की नीलामी के छठे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 23 क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक्स को आज एक्शन में लगाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्रिटिकल मिनरल को लेकर अलग अलग देशों में एक्शन प्लान किया गया है। हैदराबाद में क्रिटिकल मिनरल्स का 6 ट्रांच ऑफ एक्शंस के लिए हम आज कार्यक्रम किया है। आज से लगभग 23 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स को एक्शन में लगाए। ये 6th फेज ऑफ एक्शन ब्लॉक्स है, क्योंकि आज दुनिया में एक जियो पॉलिटिक्स चल रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत डिमांड, अलग अलग देश भी इस विषय में एक्शन प्लान कर रहे हैं। इसके लिए एक PSU काबिल बोल के एक हमारा माइनिंग मिनिस्ट्री का एक PSU का भी स्थापना किया है। उसका भी अभी तक अर्जेंटीना में 5 ब्लॉक्स हम एक्विजिशन किया है। हम भारत को लाभ पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरे 75वें जन्मदिन पर फोन कॉल और मुझे बधाई देने के लिए थैंक यू मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप। आपकी ही तरह मैं भी भारत और अमेरिका के बीच व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता से जुड़े विशेष अभियान 5.0 की वेबसाइट का अनावरण किया। अभियान के तहत सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता में सुधार और लंबित संदर्भ का निपटान करने पर जोर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विशेष अभियान 5.0 की प्रगति की निगरानी के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। विशेष अभियान 5.0 का आयोजन 2 से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा और इससे पहले 15 से 30 सितंबर तक तैयारी चरण आयोजित होगा। इस विशेष अभियान का उद्देश्य भारत सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता में सुधार करने और लंबित संदर्भ का निपटान करना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग नोडल विभाग के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा। It has been an experience for all of us. So much of space has been vacated. It's been more than 700 lakh square feet. As he was rightly saying, you could raise a mall over there. And 3,200 crore, more than that, of money. प्रारंभिक चरण के दौरान मंत्रालय और विभाग चयनित श्रेणियों में लंबित कार्यों की पहचान करेंगे, जमीनी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे, अभियान स्थलों को अंतिम रूप देंगे, अभिलेखों की समीक्षा करेंगे, स्थान प्रबंधन योजनाएं बनाएंगे और पहचान किए गए कबाड़ का निपटान करेंगे। Socio-economic reform and a new learning for all of us. Not only clearing the paper files, also clearing the electronic files. Because now we have been in the business of electronic working or online working for almost a decade. And therefore, many of the electronic files of the earlier
months and earlier phases have also lost relevance and we have started discussing. वर्ष 2021 से विशेष अभियान के 4 संस्करणों के माध्यम से अब तक 12.04 लाख से अधिक साइटों को कवर किया गया, 137 लाख से अधिक फाइलों का निपटान किया गया और 3,296.71 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व हासिल हुआ है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। मॉनसून का मौसम खत्म होने को है, लेकिन सितंबर में भी पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है। देहरादून में अचानक भारी बारिश ने समस्या खड़ी कर दी है। कई इलाकों में पानी भर गया तो बड़ी आबादी को सुरक्षित निकालना पड़ा। उधर बारिश से उपजे हालात के बाद हिमाचल और जम्मू में भी राहत और बचाव एजेंसियों को लोगों के लिए अभियान चलाना पड़ा है। बारिश और बाढ़ का कहर अभी भी कई राज्यों में जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने के कारण देहरादून सहित कई क्षेत्रों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार की रात से हो रही बारिश ने जमकर कहर बरपाया। बारिश के कारण इस बार देहरादून जिले में जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। जैसे जैसे नदियों का पानी उतर रहा है, तबाही का मंजर भी साफ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण बचाव अभियानों को अंजाम दिया, जिसमें 1 बच्चे और 497 छात्रों को सुरक्षित बचाया गया। एनडीआरएफ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। वहीं हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों को सख्त अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। चेतावनी के मद्देनजर मंगलवार को नैनीताल, देहरादून और पिथौरागढ़ में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है, पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मुख्यमंत्री धामी ने केसरवाला में आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। देहरादून जिले के सहस्त्रधारा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण आए पानी के बहाव के कारण रायपुर के मालदेवता में 100 मीटर लंबी सड़क बह गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रभावित परिवार को असुविधा न हो और राहत सामग्री, सुरक्षित ठहराव, भोजन, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाएं। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। सोमवार की रात को जहां जिले के धर्मपुर में सोनखड्ड के उफान से बस स्टैंड तबाह हो गया, तो वहीं निहरी तहसील में भूस्खलन की चपेट में आने से कच्चा मकान ढह गया। भूस्खलन इतना भयावह था कि पूरे घर के साथ आसपास का इलाका भी मलबे में तब्दील हो गया। सड़क मार्ग बंद होने से बचाव दल को मौके पर पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन के कारण कार्ट रोड पर आवाजाही बाधित है। बिलासपुर के घुमारवी सब डिवीजन में सीरखड्ड नदी उफान पर है, जिस कारण नदी के पानी ने मेला ग्राउंड और स्टेडियम को भी अपनी चपेट में ले लिया है। तेज जल बहाव ने जल शक्ति विभाग को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। कुल्लू में भी बाढ़ के बाद पर्यटन स्थलों पर एडवेंचर गतिविधियां असुरक्षित घोषित कर दी गई हैं। जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर 30 सितंबर तक सभी एडवेंचर गतिविधियों को स्थगित करने का आदेश दिया है। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में हाल ही में निर्मित 32 किलोमीटर लंबी कोटारंका ख्वास सड़क लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। ये सड़क कोटारंका उपमंडल को ख्वास तहसील से जोड़ने वाला अहम संपर्क मार्ग थी, लेकिन पिछले 15 दिनों से ये मार्ग पूरी तरह बंद पड़ा है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सड़क बंद होने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और बीमारों को अस्पताल तक ले जाना बेहद मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात जीएसटी सुधारों की।
और आपको बता दें कि जीएसटी को लेकर तमाम सारे सुधार किए गए हैं और जिसमें मद्रास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चिन्नामणि ने जीएसटी 2.0 की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जीएसटी प्रणाली में सुधार से मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और स्कूल कॉलेजों के छात्रों को राहत मिलेगी। ये भारत के विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। The central government is concentrating more on school-going children, lower middle income people, little bit middle income people. I am not saying that upper middle income people. These people are benefited due to the tax revamping system. Indian government revamped this GST slabbing system. Definitely the lower income middle class people will benefited. This is, you cannot see immediate effect. This will get the long term effect only. Like a small drop will count as a large pot of water. वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 56वीं बैठक में टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ी राहत मिली है, जिसमें 2,500 रुपए प्रति पीस से कम मूल्य के परिधानों पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जबकि 2,500 रुपए प्रति पीस से अधिक मूल्य के परिधानों पर 18% की दर लागू होगी। अर्थशास्त्र की सहायक प्रोफेसर शोभना कार्तिकेयन ने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं और लगभग 10 करोड़ लोग इससे अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा जीएसटी सुधारों का अर्थव्यवस्था के विभिन्न हितधारकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। दिवाली, क्रिसमस, नववर्ष और पोंगल जैसे त्योहारों के मौसम के नजदीक आने के साथ इन सुधारों का लाभ व्यवसायियों और उपभोक्ताओं दोनों को और भी ज्यादा महसूस होने की संभावना है। The textile sector is one of the most important sectors in our economy. It contributes towards 7% of the industrial output, the value-added industrial output. On the whole, it provides employment to about 45 million people, which is about directly, which is about 4.5 crore people, and about 10 crores people indirectly. So naturally, the GST reforms that have been introduced will have a huge impact on several stakeholders. जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्रालय ने जीएसटी के स्लैब में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर जीएसटी दरें घटाई गई हैं। साथ ही ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे किसानों को ट्रैक्टर, टीलर, हैरो ट्रॉली समेत अन्य कृषि मशीनें अब सस्ती कीमतों पर मिलेंगी। इससे किसानों में खुशी का माहौल है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में किसानों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए मोदी सरकार का आभार जताया है। जीएसटी पर जो बात हो रही है, जीएसटी से मान लो कि ट्रैक्टर के मध्य 12% से हटाकर 5% जो की है 7% का लाभ हो रहा है किसान को। ये करीब 60-70 हज़ार तक 80 हज़ार तक का फायदा ट्रैक्टर पे हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है सरकार ने और इसका किसान को बहुत फायदा हो रहा है। सेल बढ़ेगी तो हमें भी फायदा होगा और कंपनी को भी सीधा सीधा फायदा होने जा रहा है। आज मैं नया ट्रैक्टर लेने के लिए आया हूँ फार्म ट्रैक एजेंसी पे। इसका मुझे सीधा सीधा लाभ मिला है। मोदी सरकार के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ और सभी किसानों में इस फैसले की से खुशी की लहर है। हर किसान खुश है। जो पुराना ट्रैक्टर खरीदते थे और पुराने व्हीकल खरीदते थे, अब वो नया ही पुराने के भाव में उन्हें जो है मिल रहा है। इससे जो है सरकार का बहुत सराहनीय कदम है और इसका हम स्वागत करते हैं। इससे तो बहुत बड़ा फायदा हुआ जी। ये इससे तो जो ट्रैक्टर 6 लाख का था वो 5 लाख का हो गया जी। ये मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फायदा किया। जैसे कि हमारे चैंपियन 35 ट्रैक्टर है, वो 6,70,000 रुपए का था और आज ट्रैक्टर 5 लाख का मिल रहा है हमने। तो जीएसटी सुधार से जुड़ी खबरें आप देख रहे थे। निश्चित रूप से इसका लाभ भारत के हर वर्ग
और हर नागरिक को मिलेगा। रुक करते हैं अगली खबर का। डीएवी सेंटेनरी कॉलेज फरीदाबाद के जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग ने दूरदर्शन की 66वीं वर्षगांठ पर दूरदर्शन के स्वर्णिम युग का स्मरण एक पुरानी यादों की यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया। दूरदर्शन के स्वर्णिम युग का स्मरण कार्यक्रम में छात्रों ने रेट्रो शो, डॉक्यूमेंट्री और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए पुरानी यादें ताजा की। इस आयोजन की रूपरेखा विभागाध्यक्ष रचना कसाना ने तैयार की। कार्यक्रम की शुरुआत रेट्रो शो मैराथन से हुई, जिसे कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान श्रीमान श्रीमती सुरभि, भारत एक खोज और मालगुडी डेज जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों की झलकियां दिखाकर दर्शकों को पुराने दौर की याद दिलाई गई। डॉक्टर कुमार ने कहा कि दूरदर्शन ने समाज को जोड़ने, नैतिक पत्रकारिता और सार्वजनिक प्रसारण की परंपरा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रतियोगिताओं में विजेताओं को ट्रॉफी और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के महान शास्त्रीय गायक और पद्म भूषण से सम्मानित 90 वर्षीय पंडित छन्नूलाल मिश्र की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें गंभीर हालत में वाराणसी के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बीएचयू के डॉक्टर्स की एक विशेष टीम उनकी देखरेख कर रही है। शास्त्रीय गायक को बीते शनिवार को मिर्जापुर से रेफर किए जाने के बाद अस्पताल में एडमिट किया गया था। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अनुसार छन्नूलाल कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन अब उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आपको बता दें कि पंडित छन्नूलाल मिश्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव में प्रस्तावक भी रह चुके हैं। पद्म विभूषण आदरणीय छन्नूलाल जी मिश्र जी का इलाज हमारे अस्पताल में चल रहा है। वो पिछले शनिवार को 13 तारीख को हमारे अस्पताल में आए थे और गंभीर अवस्था में मिर्जापुर से उनको यहाँ पर रेफर किया गया था। उनको कई बीमारियां हैं जिनको कि मेरा कहना उचित नहीं होगा। उन गंभीर बीमारियों के चलते उनके शरीर में कुछ इन्फेक्शंस भी हो गए थे, जिनका कि इलाज अब हमारे यहाँ से सुचारू रूप चल रहा है। नक्सली संगठन सीपीआई माओवादी ने पहली बार औपचारिक तौर पर संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा है। संगठन के महासचिव और प्रवक्ता कॉमरेड अभय के नाम से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में नक्सलियों ने सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से रोकने और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही है। यह पत्र 15 अगस्त 2025 को जारी किया गया था, जिसे 16 सितंबर को सार्वजनिक किया गया। इसमें नक्सलियों ने केंद्र सरकार से 1 महीने का संघर्ष विराम घोषित करने की अपील की थी, ताकि संगठन अपने कैडर से परामर्श कर सके। केरल में प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस के मामले एक बार फिर से सामने आए हैं। अगस्त से सितंबर 2025 के दौरान राज्य में इस बीमारी के कई नए मामले दर्ज किए गए। इससे पहले वर्ष 2024 में कोझिकोड, मल्लपुरम और कन्नूर जिलों से जून-जुलाई के दौरान पीएएम के मामले रिपोर्ट हुए थे। उस समय केंद्रीय टीम की जांच के बाद एनसीडीसी ने तकनीकी दिशा निर्देश और सीडी अलर्ट जारी किया था, जिसे राज्य सरकार ने रोकथाम और उपचार के लिए अपनाया था। इस बार रिपोर्ट किए गए मामलों में प्रभावितों की आयु 3 महीने से लेकर 91 वर्ष तक है। कुल 52 मामलों में 33 पुरुष और 19 महिलाएं प्रभावित हैं। बीमारी की उच्च मृत्यु दर को देखते हुए सतर्कता और निगरानी को और मजबूत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट जेएनपीटी ने एक बड़ी पहल की शुरुआत की है। न्हावा शेवा स्थित जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस में भारत का पहला स्वदेशी ड्राइव थ्रू कार्गो स्कैनर स्थापित किया जा रहा है। इससे व्यापारिक सुरक्षा और आयात क्लियरेंस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आने वाला है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम। महाराष्ट्र के न्हावा शेवा पोर्ट पर मंगलवार को भारत के पहले स्वदेशी ड्राइव थ्रू कार्गो स्कैनर का भूमि पूजन हुआ। ये परियोजना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की संयुक्त पहल है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ती है।
स्कैनिंग हमारी मदद करेगी और यह अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगी कि हमसे क्या अपेक्षित है और हमें किस प्रकार की इमेज मिल रही है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और विकसित भारत की दिशा में मजबूती आएगी। जब हम कहते हैं कि अब हम मैनुअल मोड से तकनीक आधारित समाधान की ओर बढ़ रहे हैं और वह भी ऐसी तकनीक जो हमने स्वयं विकसित की है, तो यह अपने आप में एक बड़ा कदम है। यह स्कैनर अत्याधुनिक डुअल एनर्जी एक्सरे तकनीक पर आधारित है, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग की मदद से विकसित किया गया है। इसकी क्षमता 60 से 80 टर्कों को प्रति घंटे स्कैन करने की है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। यह तकनीक न सिर्फ हमारी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करेगी, बल्कि थ्रूपुट संबंधी चुनौतियों का भी समाधान करेगी। भारत में यह तकनीक सस्ती होने के कारण उतनी ही लागत में अधिक संख्या में मशीनें स्थापित की जा सकेंगी। पोर्ट यूजर बिल्डिंग पीयूबी नहवा शेवा के निकट मौजूदा ड्राइव थ्रू कंटेनर स्कैनर के निकट स्थापित यह स्वदेशी ICS आयात क्लियरेंस का समय घंटों से घटाकर मिनटों में कर देगा। इससे परिचालन लागत में 50% तक की कमी आएगी और इसके प्रयोग से स्वचालित खतरों का पता लगाने के लिए कम लोगों की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्र सरकार की PM विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हो रही है। बता दें कि PM विश्वकर्मा योजना ठीक 2 साल पहले 17 सितंबर 2023 को भगवान विश्वकर्मा की जयंती के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक यानी 5 वर्षों के लिए 13,000 करोड़ रुपए का एक विशाल वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया, जो कारीगरों के भविष्य को संवारने की एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। योजना ने अपने लॉन्चिंग के केवल 2 वर्षों के भीतर ही शानदार परिणाम दिए हैं, जो इसकी जमीनी सफलता को दर्शाता है। सरकार ने 5 वर्षों में 30 लाख कारीगरों को जोड़ने का लक्ष्य रखा था, लेकिन केवल 2 वर्षों में ही लगभग 30 लाख कारीगरों और शिल्पकारों का पंजीकरण पूरा हो चुका है। ये योजना की अभूतपूर्व लोकप्रियता का प्रमाण है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पंजीकृत 30 लाख कारीगरों में से 26 लाख से ज्यादा लाभार्थियों का कौशल सत्यापन भी सफलतापूर्वक कर लिया गया है। इससे भी बड़ी उपलब्धि ये है कि इनमें से 86% यानी लगभग 22 लाख कारीगरों ने अपनी बेसिक ट्रेनिंग पूरी कर ली है, जहां उन्हें प्रतिदिन 500 रुपए का स्टाइपेंड भी मिला। योजना का वित्तीय प्रभाव भी बहुत बड़ा है। 13,000 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ शुरू की गई इस योजना के तहत कारीगरों को सीधे तौर पर सशक्त किया जा रहा है। आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 23 लाख से ज्यादा कारीगरों को 15,000 रुपए के ई-वाउचर जारी किए जा चुके हैं। वित्तीय सहायता के मोर्चे पर योजना ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कारीगरों को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए 4.7 लाख से ज्यादा कोलैटरल फ्री लोन स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी कुल राशि 41,188 करोड़ रुपए है। ये ऋण कारीगरों को केवल 5% की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वो साहूकारों के चुंगल से मुक्त हो रहे हैं। ये योजना सिर्फ आर्थिक मदद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत डिजिटल लेन देन पर प्रोत्साहन दिया जाता है। कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान तक देश के 618 जिलों में ये योजना 18 विभिन्न पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला रही है, जिसमें राजमिस्त्री ट्रेड सबसे लोकप्रिय बनकर उभरा है। ये योजना सही मायनों में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार कर रही है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के सैनिकों ने सिक्किम के कठिन और चुनौतीपूर्ण भूभाग में पूरे युद्धभार के साथ 17,000 फीट की ऊंचाई तक सफलतापूर्वक रूट मार्च पूरा किया। त्रिशक्ति योद्धाओं में से 9 से 15 सितंबर 2025 तक सिक्किम के दुर्गम इलाकों में रूट मार्च किया। 6 दिन और रातों तक खड़ी ढलानों, बर्फीली हवाओं और उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए सैनिकों ने अपनी शारीरिक सहनशक्ति, मानसिक लचीलेपन की क्षमता को दर्शाया। प्रत्येक सैनिक ने हथियार, उपकरण और जीवन रक्षा सामग्री के साथ अपना परिचालन किया। ये ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों का अनुकरण करता है।
यद्यपि सेना अपने अभियानों में आधुनिक तकनीक, ड्रोन और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स का उपयोग करती रहती है, फिर भी ऐसे अभ्यास अत्यंत आवश्यक हैं। ये अभ्यास सुनिश्चित करते हैं कि सैनिक उन परिस्थितियों में भी पूरी दक्षता के साथ कार्य कर सकते हैं जहां तकनीक सीमित हो सकते हैं, लेकिन मानवीय सहनशक्ति और अनुकूलनशीलता ही अपनी भूमिका निभाती है। त्रिशक्ति कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल जुबेन ए मिनवाला ने कहा कि प्रौद्योगिकी हमारी क्षमताओं को बढ़ाती है, लेकिन अंततः सैनिकों का साहस और टीम वर्क ही युद्ध में विजय दिलाता है। ये मार्च कठिनतम परिस्थितियों में भी लड़ने और विजय प्राप्त करने की हमारी क्षमता में विश्वास को पुष्ट करता है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। म्यूचुअल फंड में कैसे